अब मैं आमंत्रित करूंगा महेंद्र निषाद जी, एमएन जी, आप अपने विचार रखें और हम लोगों का मार्गदर्शन भी करें, चूंकि आप भी एक राजनीतिक उससे जो है जुड़े हुए हैं और राजनीति को बहुत अच्छे नजदीक से पहचानते भी हैं। तो हम लोगों का भी मार्गदर्शन करें, अपने विचार भी रखें और समाज कैसे जो है आज के टॉपिक पर, शिक्षा के स्तर पर आजादी के पहले और आजादी के बाद क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में जरूर विचार करें, विचार रखें। पहले सभी को जय निषाद राज। और बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से एक साथ इतने दिनों के बाद मिलने पे, और जैसे लग रहा है कि हम साथ में ही बैठे हैं। ये इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय श्री रमाकांत मल्लाह जी को, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी बड़े भाई, छोटे भाई और माननीय विधायिका जी और इंजीनियर मुनीब जी, इंजीनियर तिलक सिंह जी, संतोष जी, इंजीनियर बब्बन जी। बात शिक्षा पे चल रही है। बेसिकली जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे जीवन का एक तरह से आधार है, और ये प्रत्येक वर्ग के लिए बहुत बड़ी एक तरह का बहुत बड़ा ही रिक्वायरमेंट रहा है। और जिन लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया, जिन लोगों ने शिक्षा को अपनाया, जिस लोगों ने, चाहे शिक्षा सामाजिक हो, चाहे स्कूली हो, या आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई भी तरह का शिक्षा हो, वो किसी भी मानव समाज के लिए, किसी भी मानव के लिए बहुत ही बड़ा एक रीढ़ का काम करता है। पहले हम लोग बचपन में शादी ब्याह में हम लोग एक श्लोक बोलते थे, शाम ने तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सचरन्। आज बेसिकली उन चीजों को हम देखते हैं जो बचपन में हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारे कार्य शैली में जैसे जैसे आती गई, वैसे वैसे हम या तो निर्बल बनते गए या तो सबल बनते गए। अगर हमने शिक्षा को अपनाया तो आज मेरे सामने तिलक जी बैठे हैं, इंजीनियर मुनीब जी बैठे हैं, विधायिका जी बैठी हैं, इंजीनियर बब्बन जी बैठे हैं, रमाकांत मल्लाह जी बैठे हैं, भाई छोटे भाई संतोष जी बैठे हैं। तो बेसिकली जब हमने शिक्षा को लिया तो मुझे ऐसे लोग मिले, हम आपस में मिले। बस दूसरी चीज ये आई कि जैसे बब्बन भाई साहब ने बताया कि हम पलायन होकर के, एक बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी हमारी जो जमीन थी, बेसिकली हमारी जो स्ट्रेंथ थी सोशली, जिसको स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जिससे समाज बनता है, समाज से राजनीति होती है, राजनीति से शासक वर्ग पैदा किया जाता है। तो वो चीज से हम विमुख हो गए, और विमुख क्या हो गए, उससे कट गए। तो ये चीज जो हुई हमारे साथ, जैसे कि शिक्षा रियल में बहुत प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ। हमने कभी भी अपने जो संसाधन थे, हमारे जो उत्थान के संसाधन थे, हमारे जो डेवलपिंग के लिए सीढ़ियां थी, जिसके माध्यम से जिन समाजों का बचा रहा, वो समाज उससे एग्रेसिव होकर के उसमें गए। हमारा जो संसाधन का प्रारूप था, हम बेसिकली, आपको याद होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके 5 साल बाद हमको स्वतंत्रता मिली। ये चीज आप बोल सकते हैं कि मतलब ये आंशिक रूप था, लेकिन आंशिक रूप नहीं, सोशल में, सामाजिक में एक ऐसी बात आ जाती है कि अगर आपके ऊपर कोई औक्षेप लग गया, मतलब किसी वर्ग विषय के ऊपर अगर कोई औक्षेप लग जाता है तो बहुत बड़ा घातक होता है। तो उसी तरह का हमारे ऊपर जो औक्षेप लगा था 1871 में, जो हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लग गया था, वो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो था वो 1952 में, यानी स्वतंत्रता के बाद, उससे हमको बाहर किया गया। और वो उस रीजन के कारण हमको जो पुलिस, बेसिकली क्या, पुलिस ही हमको सर्टिफिकेट देती है, कानून ही हमको सर्टिफिकेट देता है कि हमारे आचरण का क्या है। तो उस समय तक हमारे समाज में, हमारे समाज के प्रति एक स्वतंत्र भारत में भी एक तरह का घृणा का भाव आ गया था कि ये लोग चोर डाकू हैं। आफ्टर देन आप कोई बिंद्र लिख लिया, कोई मल्लाह लिख लिया, कोई निषाद ले लिया, कोई कुछ लिख लिया, बेसिकली यहाँ से हमारे आपका और हम लोग विघटन की ओर चलते चले गए। हम दिल्ली आ गए, किसी को नहीं बताए, हम महेंद्र भो करके काम करने लगे, इस तरह की चीजें आई हैं।
तो अब चूंकि हम इन सब चीजों को लेकर के अगर हम सारी चीजों से एक देखें तो एक बहुत बड़ा, अब जैसे पढ़े लिखे लोग आए हैं, अब जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं ये सभी लोग अच्छे हैं और सभी लोगों ने सामाजिक लेवल से लेकर के, पारिवारिक लेवल से लेकर के और अपने बिजनेस में अच्छा किया है। तो ठीक है, संघर्ष रहा है, ये सब सारी चीजें रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम अब इतने भी लाचार हैं। तिलक जी, जैसे यूनाइटेड फ्रंट करके आपने ये किया, आपके अंदर जज्बा आई, लड़ने की ताकत आई, तभी आपने ये सब चीजें किया। और भी हमारे समाज में मेरे भाइयों ने संगठन वगैरह बना रखे हैं। आप इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जॉब से रिलेटेड है, इंजीनियर साहब हो गए, बब्बन जी हो गए, वो भी फ्रंट पे आकर के अगर इस तरह से बोलने की ताकत रख रहे हैं किसी मतलब शासन सत्ता में बैठ करके कि हाँ हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, सरकारें हमारे साथ कुछ सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो अब राजनीति की तो आप सारी कहानी देख ही रहते हैं, राजनीति में क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब जब धीरे धीरे हम डेवलप कैटेगरी में आएंगे, धीरे धीरे हमारा विकास, जैसे जैसे मानसिक विकास, आर्थिक विकास, शारीरिक विकास, ये सब सारी चीजें जैसे जैसे होगा, उसी तरह से हम संगठित एक समाज के तरफ जब मुड़ जाएंगे, जब संगठित राजनीतिक भाव को समझ जाएंगे, तो वो सारी चीजें हमको मिलना शुरू हो जाएगी। रही बात शिक्षा, तो देखिए शिक्षा तो जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम शरीर का देखभाल करते हैं, हम हवा लेते हैं, उसी तरह का शिक्षा है। तो शिक्षा से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहता है। रही बात, जैसे यहाँ पर कुछ बातें आई कि हम गांव में रहने के कारण हमारा जो काम है, काम करने का जो तरीका है, गांव में रह करके काम करने का जो तरीका है वो इस तरह का दुर्लभ है या गंदा है, जिसके कारण से हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। साहब, एक जो डॉक्टर होता है दिन भर में 10 से 20 लोगों को लाशों का पोस्टमार्टम करता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को जाकर के वो शिक्षा देता है कि नहीं, मतलब आप पढ़ाई करो, ये सब सारी चीजें। तो कोई भी व्यवसाय और प्रकृति, देखिए एक प्रकृति होती है, प्रकृति के हिसाब से इंसान ढल जाता है। हम ऐसे में बैठे हुए हैं हम सब, तो हमको ऐसा लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो ये है। तो बचपन और गांव की जो कल्चर रही है वहां से डेवलपिंग हुआ है, हम सभी लोग वहीं से आए हैं। किसी का घर नदी के किनारे से बाहर नहीं होगा, सबके गांव में मछलियां रही हैं, सबके गांव में सब चीजें रही। तो हाँ, ये रहा है आधार हमारा जो रहा है बेसिकली पानी और जल रहा है। जमीन हमारे पास बेसिकली बहुत कम रही है और हम जल के आधार पर ही पशुपालन कर लेते हैं। जैसे अगर 20 भैंसें पालना चाहें अभी, तो हमारे पास, हमारे 90% भाइयों के पास, 99% भाइयों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उस 20 भैंसों के लिए चारा का इंतजाम कर पाएंगे। ताकत है हमारे अंदर, हम सभी लोग उत्पादक हैं। हमारा एक बच्चा भी, हमारे घर में एक 10 साल का बच्चा आ जाता है ना, वो भी खेत में जाकर के कुदाल उठाता है, वो भी जाकर के गाय को चारा लाता है, स्कूल भी जाता है, सब चीजें करता है, नो डाउट। शिक्षा लेने की क्षमता हमारे में कम है, ये नहीं है, ये चीज नहीं है। बेसिकली शिक्षा देने के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, वो हमारे लिए उपलब्ध, कहीं भी आप जाओगे तो मतलब उस कास्ट में जो हमारी कमाई है, जो हम जिस वर्ग में आते हैं, वंचित वर्ग और गरीबी वाले, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे 98% लोग गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, 95% के आसपास। तो हम कहीं भी जाएंगे तो शिक्षा नहीं, हम अर्बन में, अगर हम मेट्रो में जाते हैं तो वहां भी अर्बन में रहते हैं, अर्बन में भी वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और छोटे छोटे स्कूल हैं, वहां पे भी वो शिक्षा का वो भाव नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तभी वो बच्चा, जैसे आप जैसे लोग निकल करके आए तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे तभी निकल करके आए। माहौल कोई भी हो, लेकिन अगर आपको इंस्टीट्यूशन जो हैं, आपके सरकार और आपके देश की जो संस्थाएं हैं, वो अगर आपको सही ढंग से लेती हैं और सही ढंग से आपके साथ काम करती हैं, तो दो राय नहीं है कि हम बहुत रियल में, बहुत ही इस पृथ्वी का पहला ऐसा मानव है। मतलब अगर आप सारे मानव को ले लीजिए, सारे समाज के कल्चर को ले लीजिए, तो यही एक मानव है जो धूप में भी संघर्ष करता है, जल में भी संघर्ष करता है, और क्या कहते हैं कि आग में भी संघर्ष करता है, कहीं भी संघर्ष कर लेता है, बड़ी आसानी से कर लेता है और अपने आप को कर लेता है। अब रमाकांत जी का हम उदाहरण अगर दे दें, तो रमाकांत जी मुंबई में गए, एक नदी के किनारे रहने वाला बंदा जाकर के वहां इंजीनियरिंग करने के बाद भी बिजनेस कर रहा है। तो ऐसा नहीं, संघर्ष में हमको कमी नहीं है, हमें जो मिलना चाहिए
ठीक है, हमारे पास इनकम नहीं है, इसलिए हम एमबीबीएस के 25 लाख रुपया नहीं दे पाते हैं साहब साल भर का। हमारे पास क्या कहते हैं इनकम नहीं है, तो हम इसलिए क्या कहते हैं आईआईटीएन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे बच्चे आईआईटी में नहीं जा पा रहे हैं। तो हम उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के 90% बच्चे क्या कहते हैं दारू ही पीने वाले हो गए, हमारे समाज में ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोग्रेसिव है। आप सोच सकते हो ना कि जिस समाज को क्या कहते हैं कि एक कैटेगरी में पहुंचने से पहले नहीं, उनके देखिए ऊपर प्रॉब्लम हुआ। बेसिक वो नहीं है कि यहाँ पर जो है कोई नहीं ने तो किसी को शिक्षा 100%, सुनिए ना, सुनिए, कोई किसी को 100% दारू शराब नहीं किया। आज यदि दूसरे सोसाइटी में देखेंगे तो निशालों से अधिक दारू पीते हैं। बेसिक चीज क्या है कि एक हर चीज करने का समय होता है। जैसे कि मेरा उम्र जो है 37-38 साल है। अब इस उम्र में यदि हम एजुकेशन स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये गलत है, ठीक ना। मेरा उम्र जो है, और उम्र के हिसाब से मेरा कर्तव्य भी आदमी के उम्र के हिसाब से बदलता है। जो आप बात बोल रहे हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। हमारा जो उम्र है, हमारा कर्तव्य है अर्थ अर्जन करना, इनकम करना, और अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण करना, एजुकेशन करना, जो भी है। उसी तरीके से जो एक बच्चा जो है 5 साल 6 साल से लेके 25 साल 24 साल की उम्र होता है, तो उसका मुख्य दायित्व है, प्रथम दायित्व है शिक्षा ग्रहण करना। सेकेंडरी दायित्व है अपने माता पिता को सहयोग करना, अपने काम, उनके कामों में सहयोग करना। तो जब तक हम लोग इन सब चीजों को, बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे और मेहनत करते, एक किसी भी चीज को समझ के और उसको मेहनत करना, उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब बिना किसी चीज को समझे हुए कितना भी मेहनत करते चाहिए, जैसे कि एक हैंड पंप है, उसको ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो पानी देगा, एंटी क्लॉक घुमाते रहिए तो पानी नहीं देगा। तो मेहनत हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। ये हम लोग अभी सोसाइटी में जो है बेसिक कमी है, और इसी बेसिक कमी करने के लिए जो है कुछ उदाहरण, कुछ चीजें बताया जाता है जो कि हम लोगों के मुख्य चीजों में जुड़ा है। लेकिन उस चीज को इसलिए बताया जाता है कि उस बेसिक चीज को जब तक आएगा नहीं तब तक सफल नहीं होगा। वो राजनीति हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, कोई भी चीज हो। आज आईआईटी के पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपया खर्च नहीं होता है। आईआईटी में यदि क्वालिफाइड कर जाए, हम लोग भी गरीब परिवार से यहाँ मैं हैं, रोकूंगा सर, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। बेसिकली जो बात मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ उस बात को आप नहीं समझ पा रहे। मेरा तात्पर्य ये है कि रामाकांत मल्लाय, महेंद्र निषाद और बब्बन निषाद कोई स्कूल कॉलेज नहीं दे पाएंगे, ठीक है, न कोई किसी संस्था को सुधार पाएंगे। सुधारेगा या तो समाज संगठित होकर के आगे बढ़ेगा, या तो क्या कहते हैं कि जो जिस देश में हम रहते हैं, जो हमारी सरकार है, जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम है वो दे, ठीक है। तो उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए आईआईटीएन, जो मैंने ये 25 लाख और 50 लाख की बात की, ये रियल बात है, ये आप भी समझते हैं। रही बात कि अगर हम इसी को लेकर के एक बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें देखना है कि आसपास के घटित घटनाओं के आधार पर अपने आप को किस तरह से मैनेज कर। हमारे हर एक समाज में कमियां हैं साहब, हमारे समाज में कमियों का केवल हमारे ही समाज में नहीं है। आज देखिए सब कुछ हो रहा है, सब सही चल रहा है। आप अभी देखिए राजनीति ही सारी सुविधाओं को देती है। किसी भी आप समाज में चले जाएंगे तो किसी ने अपने बाप दादा के घर से और कहना है कहीं से जमीन से खोद करके कोई मिट्टी से निकाला नहीं है। कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और डॉक्टर के डॉक्टर बनाने के इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे सरकारों ने ही प्रोवाइड किया है ना उन्हें। तो वो सरकार से कैसे आपको लेना है, तो वो तो राजनीति में आपको जाना पड़ेगा। चलिए राजनीति की हम बात, शिक्षा में ही जब हम रहते हैं तो जो बेसिक थॉट है, हमारा बच्चा, जो हमारे घर का बच्चा जो आता है ना साहब, वो जाता है स्कूल तक, ऐसा कुछ नहीं है। वहां का माहौल कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, वो डिपेंड, इसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसको चेंज करने में हमको 25 से 50 साल लगेगा, ठीक है। तो हम बच्चों को इस तरह से तो नहीं कह सकते हैं कि मतलब पूरा हमारा टोला मोहल्ला ही खराब है। आप चले जाइए, आप अभी तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि हमारे यहाँ
अगर गोरखपुर में आप जाएंगे तो 100% आप जो 5 साल का बच्चा है स्कूल जाता ही जाता है। तो शुरुआत हुआ है, आगे बढ़ेंगे, उसका ये नहीं है। रही बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी का सुधार देखिए, जैसे कैसे आप गवर्नमेंट से ही करवा सकते हो, आप स्वयं नहीं कर सकते। और स्वयं कर सकते हो तो जैसे आप लोगों ने कुछ सोसाइटी बनाई है, जैसे इन्होंने बनाया है, रमाकांत भाई साहब ने बनाया है, आप लोगों ने एक क्लब वेलफेयर सोसाइटी बना रखी है, उस जगह इन्होंने क्या कहते हैं अपना यूनाइटेड फ्रंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। यूनाइटेड फ्रंट पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि जो बेसिकली जिन्होंने संघर्ष करके वहां तक पहुंचा है, अभी आज भी वो अपनी डिपार्टमेंट में जहाँ जॉब और नौकरी कर रहे हैं वहां संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, ये बात संगठन का नहीं है। जो बेसिक आज का डिस्कशन था शिक्षा ही था। और साहब शिक्षा की ही बात कर रहा हूं मैं। शिक्षा को आप कैसे ऐसे कैसे एक ही पहलू नहीं, केवल कमी को मत बताइए ना। हम उसमें डेवलप कर रहे हैं, हमने किया है, तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना सर। तो स्लाइड दिखाया तो आपने देखा नहीं, जो 2.37% अब मैं सब जान 2000 में था, अब आपने जो 90% पे चला गया। आप जो शिक्षा की बात कर रहे हो साहब ना, शिक्षा आप अपने यहाँ की प्राइमरी स्कूल और वहाँ का कार्मल स्कूल देख लीजिए गोरखपुर का, ठीक है, डिफरेंट है। इसमें आज के जो युवा है बहुत अच्छा काम कर रहा है जहाँ पर है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। गोरखपुर में मैं 8-10 अपने समाज को शिक्षक को जानता हूँ जो बेसिक स्कूल में नए नए ज्वाइनिंग किए हैं करीब 2 साल 3 साल के अंदर, और वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं, उनको पुस्तक भी देते हैं और उनको नोट्स भी बना के देते हैं, फोटो कॉपी भी करते हैं, और उनके तमाम इस पर व्यू भी है कि वो क्या चल रहा है, जनसंख्या कहाँ है, किस गांव के, सब कुछ है, अपने स्तर से कर रहे हैं। अभी जो हम लोग के समाज है ना, संक्रमण काल में है। संक्रमण काल मतलब कि वो तो संघर्षरत है और बहुत तेजी के साथ संघर्षरत है, और बहुत जल्दी जो है हर क्षेत्र में अपना जो है स्थान जो है बनाएगा। मेरा एक अभी एक सोच है, जैसे हम शिक्षा पे काम करने के जो प्रयास कर रहे हैं, देखिए आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम सरकार से जो हेल्प आता है, जो चीजें आती हैं उसको हम एक्सेप्ट मतलब उस वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग हैं, एनजीओ से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं सरकारों के माध्यम से मिल जाती हैं लोगों को, और उससे आप बहुत ज्यादा ग्रेस पा सकते हैं, समाज को दे सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश आप लोग इसमें भी करिए कि आपके क्षेत्र में, जैसे विधायिका जी हम भी 2-4 एमपीज को जानते हैं, ये सब जो एनजीओ हैं, एनजीओ के माध्यम से भारत सरकार से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों को अच्छी तरह से इससे जोड़ सकते हैं, सरकार की नीतियों से, सरकार के मतलब स्कीमों से, ठीक है। जैसे आप चंदा लगा करके स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि इतना 1 2 5 खोल सकते हैं, लेकिन जो सरकार की नीतियों से जो कुछ लेकर के हम काम करेंगे ना, सरकार के हिस्से से कुछ लेकर के काम करेंगे, तो वो हमारे समाज के लिए ग्रेस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा सा आप लोग एनजीओ वाले सिस्टम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए, सरकार के तमाम एजुकेशन के लिए जो है योजनाएं चल रही है, और बच्चे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लाभान्वित भी हो रहे हैं। और मेरे परिवार में तो कई लोग और बहुत अच्छा जो है बोलने का समय दीजिए आप। बहुत अच्छा उसका जो है प्रभाव पड़ा है। रमाकांत जी आप कुछ बता रहे थे? मैं बता रहा था, जैसे मुनीब जी भी आ गए हैं और तेजपाल सिंह जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे। तेजपाल सर प्लीज। चलिए श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत आभार है, आपने ये अंगाज किया था। श्रीमान महेंद्र जी हैं, बलवंत साहब हैं, तिलक जी हैं, और मैडम जी हैं, मैडम को भी मोस्ट वेलकम है। और हमारे बहुत कहते बब्बन प्रसाद जी हैं, फिर कभी आने वाले हैं आपके संतोष जी। बहुत कुछ बातें हो गई, कुछ बाकी तो नहीं है सर। ये जो हमारी जो उपस्थिति है शासन प्रशासन और ये जो न्यायपालिका विधायिका मीडिया में, इसमें हम चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति जो हमारी जो पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है बढ़े। तो शिक्षा के विभाग के हिसाब से हम लोग छोटा मोटा इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, और जो बच्चे जिस लेवल से जाना चाहते पढ़ना चाहते हैं, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दिया जाए तो बेहतर होगा।
और सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो मोस्टली लेबर वर्ग के हैं, तो उनको कुछ ऐसा कुछ स्किल बनाया जाए कि वो स्वावलंबी बन जाए। हम लोग कुछ ऐसा केंद्र बनाए जिसमें कुछ हमारे समाज के बच्चों को थोड़ा सा हम लोग गाइड कर सकें। जैसे एकब वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गोरखपुर में कुछ केंद्र खोले गए हैं, लखनऊ में भी एक हम लोगों ने रूम लिया है मकान, और यहाँ भी एक रूम लिया है ये गंगा बाबू के घर में। हमारे यहाँ भी हमारी लड़कियां पढ़ाती हैं 6 से 7:15 बजे। जो टॉप टेक्निकली जो है IT सेक्टर से, कंप्यूटर से रिलेटेड जो बच्चे हमारे समाज के हैं, उनकी कोचिंग जो है फ्री यहाँ दी जाती है। हम भी जहाँ भी हो सकता है कुछ लगे रहते हैं। अभी जो बात हो रही थी, अभी चूंकि एजुकेशन की बात हो रही थी, बीच में हमारे दो पॉलिटिशियन हैं, मैडम जी हैं और श्रीमान महेंद्र जी, जिनको ये क्या बताया जाता है राजनीति का, ये करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं ये लोग ऐसा करें कि हमारे जितने पॉलिटिशियन ऑल ओवर इंडिया के सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दें और उनसे ये कहें कि हमारे समाज के लिए कैसे क्या विकास हो सकता है, सरकार की क्या नीतियां, हमको क्या मिल रहा है। तो अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैडम ही चाहे तो मैडम जी एक महिला प्रबुद्ध ब्रांच कोई खोल सकती हैं, और महिलाओं में जैसे लड़कियों को जो शिक्षा है वो तो शिक्षा देना बहुत कंपलसरी है, वो शिक्षा दिया जाए। हम लोग दूर दूर जाके मना करते हैं कि भाई दारू मत पीजिए, शराब बंद तोड़वाई जाए, ये सब चीजें होती हैं, तो इस पर जोर देना अच्छा रहेगा। बाकी जो इतिहास है, इतिहास तो हम आप सब जानते हैं, और उसी इतिहास से हम लोग जो जितनी गलतियां हुई हैं उस गलतियां को जो सुधार कर सकते हैं। तो इतिहास इसीलिए है कि जो गलतियों का निवारण करके हम एक नया रास्ता प्रशस्त करें, जिसमें हमारे जो आने वाले पालियों का भविष्य बहुत ही सुखद और मतलब समझ लीजिए कि शालीन हो सके, हर क्षेत्र में वो हो सके। अब ये जितने आप हैं इस मंच में, हम आप हैं, हम लोगों ने कितना कष्ट उठाया है सब लोगों ने, तब इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे जो पाल हैं उनको एक कष्ट उठाना पड़े। वो इजीली जो है हर क्षेत्र में, चाहे आपका मेडिकल साइंस नीट का हो, IIT हो, या जो भी जॉब डिप्लोमा हो, ITI, जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, खेल कूद है, नाट्य अकादमी है, स्पोर्ट्स में जो भी है जहाँ जाता है, वो हम प्रोत्साहित करें। हमारे समाज के बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो मत पढ़ो, ऐसा नहीं, बम्बई भेजो, दिल्ली में कलकत्ता जाए काम कर, नहीं, उसको प्रोत्साहित करिए, उसको ऐसा नहीं करिए कि नहीं कर पाएगा, वो कर सकता है। उसको आप बार प्रोत्साहित करिए कि भाई यू कैन डू, और निश्चित करेगा। क्योंकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो बहुत ही कर्मठ होते हैं, देखते हैं कि हमारे गार्जियन इतना मेहनती हैं, कर्मठ है, तो वो कर्मठ होते हैं। मोस्टली हमारे समाज के लोग अब्रॉड में है या बाहर मेट्रोपोलिटन सिटी में वहां पैसा भेजते हैं, तो महिलाएं चूंकि अशिक्षित नहीं है, तो उसके नाते क्या होगा, अगर शिक्षा रहेगा तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगी और बच्चे को शिक्षित करेंगे। नहीं पढ़ी लिखी रहेंगी तो पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, सेविंग नहीं करेंगी, और विकास जिस रेशियो में होना चाहिए, आप अगड़ों से मत जोड़िए, अगड़ों जिस स्पीड में बढ़ गए हैं उनसे आप तेज जा सकते हैं। आप हमारे आपके बच्चे बहुत ही मेहनती हैं, जुझारू हैं, उनको एक थोड़ा सा स्वागत करने की जरूरत है, उनको गाइडलाइन देने की जरूरत है, वो निश्चित रूप से आगे निकलेंगे। लेकिन हमारे जो ये छोटे छोटे, जैसे आप लोगों ने भी बनाया, मान लीजिए यूनाइटेड फ्रंट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमने देखा, हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। लेकिन बहुत सारे ये ऐसे कुकुर तरह ऐसे जो बन रहे हैं, जो ग्रुप जो है, इनका समायोजन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। जैसे एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी है, हमने देखा जितने भी सोसाइटी है उसमें ये हम चूंकि उसके कोर मेंबर हैं तो ये नहीं हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी में सब लोग वेल एजुकेटेड, वेल डिवोटेड और हर क्षेत्र के आदमी हैं। हम लोगों के जो आज मेन मुद्दा है उसी पर केंद्रित है। हाँ, पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जो हमारे हैं वो सक्षम है, अपना काम वो खुद कर सकते हैं, उनको ले जाने के, आगे बढ़ाने के काम हम लोगों का काम नहीं है जी, ठीक ना। जी, वो करेंगे, जिसको पॉलिटिक्स करना होगा वो पॉलिटिक्स करेगा। हम लोगों के जो बेसिक चीज है, हम लोग टॉपिक वाइज जो डिस्कस कर रहे हैं ना, टॉपिक्स हम लोग भटके नहीं, ठीक ना। जिस दिन पॉलिटिक्स करना होगा उस दिन पॉलिटिक्स पर हम लोग बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे मैं रामाकांत जी बोल रहे थे, और एक चीज मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमने पहले किया भी है,
लेकिन अपने समाज में ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया, 2-4 जगह हुआ। हम लोग जहाँ जिस गांव में या जिस शहर में रहते हैं, हम लोग कोशिश करें कि एक छोटा लाइब्रेरी ओपन करें, जहाँ जगह को ओपन करें जहाँ के गांव के लोग जो है, बच्चे बच्चियां जो है आके बैठ सके और उस पुस्तक को पढ़ सके। तो उस लाइब्रेरी में हम लोग कुछ अच्छे मोटिवेशनल बुक, कुछ महापुरुषों के बारे में, कुछ इतिहास के बारे में, जनरल स्टडी, कुछ सब्जेक्ट के जो है कॉमन अच्छे बुक्स, एक न्यूज़पेपर और एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो है हम लोग रख के चलाए। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद से 200 रुपया का पर मंथ इन्वेस्टमेंट है। तो इससे हम लोग बहुत बड़ा एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग काम कर सकते हैं कि हर बच्चे को अच्छे से अधिक जानकारी जो है मिल सकता है। ये सब से यदि हम बचना तो घर पर 1-2 कंप्यूटर रख के और जो है ऑनलाइन लाइब्रेरी भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। भारत सरकार के तमाम लाइब्रेरियां आज के देश में अपने देश के हर नागरिक के लिए ओपन है। तो हम लोग एक क्रांतिकारी काम है, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। ठीक। मैं कुछ इस पर अपने विचार रखना चाह रहा था, तो बब्बन जी इजाजत हो तो फिर मैं बोलूं इस विषय पर, दो शब्द बोलना चाहता हूं। सर 2 मिनट के लिए मैं भी विचार रखना चाहता हूँ। जरूर, बस अभी आपका मतलब मैं आपको कह रहे हैं। एक्चुअली शिक्षा के ऊपर हमने तमाम अलग अलग पहलुओं पर बात किए हैं हम लोग, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। लेकिन कारण और निवारण मैं देखता हूँ, एक्चुअली हमारा जो देश है 2 भागों में बटा हुआ है। एक शहर है, एक देहात है, एक गांव है। शहर में जो एजुकेशन है, लोग स्वयं प्रेरित है, जो परिवार है वो जानते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, यही हमारा खेती है, यही हमारा चीज। अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा और एक मजदूर होके रह जाएगा। इसलिए लोग जब शहर में उनके पास पैसा होता है, चाहे लेबर क्लास हो चाहे कोई भी हो, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाता है। और अभी एक ऐसी अपने देश में ऐसा है कि गरीब से गरीब आदमी भी पढ़ सकता है। यहाँ कुछ सरकारी स्कूलें हैं जहाँ पर फीस वगैरह नहीं लगता है या बहुत मिनिमम लगता है, उसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो रही बात जैसे शहर में तो सब एजुकेट हो रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जहां तक मेरा सोचना है। लेकिन देहातों में जो ड्रॉप लेवल है एजुकेशन का, जो बेसिक शिक्षा है, वो 4 तक 6 तक 8 तक बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद वो विस्थापित होकर कहीं कहीं शहर में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं मुंबई चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं और वहाँ वो मजदूर बन जाते हैं, अपना रोजी रोटी के लिए कमाने लगते हैं। हमें ये करना चाहिए। और इसके अलावा हम ये देखते हैं जिसके पास कुछ आर्थिक रूप से संपन्न है, उनके बच्चे भी गांव में पढ़ नहीं पाते हैं और वो जुआ शराब अपना दुनिया भर का ताश वगैरह खेलना शुरू करते हैं। तो हमारा बेसिक ये करना होगा कि बेसिक हम ये करना होगा कि उनको एंगेज कैसे करें, क्योंकि वो क्यों इस तरह जाते हैं, हमें उसके जड़ समझना होगा। मैं चाहता हूँ कि जो वो उनको एंगेज कैसे किया जाए, उनके साइकोलॉजी को हमें समझना होगा। अगर मैं गांव में रहूं, अगर एजुकेशन नहीं करूं, खाली बैठा रहूंगा, तो डेफिनेटली मैं वही काम करूंगा जो आज बच्चे कर रहे हैं। उनका दोष नहीं है, उनके पास वो सब पढ़ना चाह रहे हैं। तो हमें उस चीज का निवारण करना होगा। निवारण कैसे करना होगा? जो संस्थाएं हैं जो हम लोग बनाए हैं, मान के एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, एक क्लब वेलफेयर सोसाइटी है जो एक गोरखपुर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हमें शहर के देहातों की तरफ, गांव की तरफ फोकस करना होगा। एग्जाम्पल जैसे अभी बब्बन जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि एक लाइब्रेरी होना चाहिए। बेसिक शिक्षा तो सभी लोगों के पास है, 7 तक 8 तक 10 तक तो सभी बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं, वो हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर हम उनको एजुकेशन के बारे में उन बच्चों को अगर हम समझिए कुछ उस तरह का किताबें देते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें एंगेज हो जाएंगे, किताब पढ़ेंगे, उनका रुचि बढ़ेगा, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं। उनको अच्छी मतलब देश दुनिया की जानकारी होगी तो उनकी रुचि बढ़ेगी, तो फिर उसमें बढ़ेंगे, तो उनका एंगेजमेंट वहां हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं स्पोर्ट्स वगैरह में जाना चाहते हैं, खेल कूद में जाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को हमें वो माहौल देना पड़ेगा। हमें गांव में साइकिलिंग, कबड्डी और तमाम तरह के कार्यक्रम है जो हम लोग देखते हैं, जो शहर में होता है वो गांव नहीं हो पाता है। तो
तो बच्चों को एंगेज करना पड़ेगा उस तरह से। ऐसे तमाम चीजें, जैसे हम लोग के गांव में नदी है, नदी के पास घाट है, घाट के पास हम चाहे तो बच्चों को तैराकी में भी वहां कर सकते हैं। भले हमें उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, तो हम वहां भी तैराकी का करवा सकते हैं, दौड़ का, खेल कूद का दौड़ का काम करवा सकते हैं। तो जब कोई उसमें मुखिया होगा, इस तरह का कार्यक्रम करवाएगा, तो डेफिनेटली बच्चे जो है वो एंगेज हो जाएंगे, और जो गलत लत है, दारू पीना, पत्ता खेलना या टाइम पास करना एक जगह बैठ के, ये सब चीजों से उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा, उनका अटेंशन हटाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ना, सामाजिक संस्थाओं के पास बहुत बड़ा स्कोप है ये सब करने के लिए। फिर इसके बाद जैसे हम करेंगे और कुछ रास्ते निकल के आएंगे। तो एजुकेशन का लेवल, हायर एजुकेशन का लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं खुद का एग्जाम्पल। मैं ऐसे रूममेट गांव में रहता हूँ, अगर थोड़ा सा बारिश हो जावे और बाढ़ भी आ जावे तो पूरा गांव पूरे देश से कट जाता है वो गांव। वहाँ स्कूल वगैरह भर जाता, सब छुट्टी हो जाता है। मैं गांव से आया, गांव से मुंबई में आया, मैंने, क्योंकि मुझे शौक था पढ़ने का, मैं यहाँ आके मुंबई यूनिवर्सिटी में एमएससी किया। एमएससी करने के बाद मैं कॉलेज में जब प्रोफेसर भी रहा हूँ, मैं टेम्पररी तौर पर प्रोफेसर भी रहा हूँ, लेकिन मेरा रुचि कुछ और था, तो मैं उस चीज को छोड़ दिया। तो अगर मैं मुंबई नहीं आता, मुझे माहौल नहीं मिलता, तो मैं एजुकेशन नहीं ले पाता, मैं उसी बच्चों की तरह, मैं उसी मजदूर की तरह रहता। तो यही है कि हमें माहौल वो क्रिएट करना पड़ेगा, वो गांव में भी वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसका सबसे बेहतर जो हमें जो सॉल्यूशन है, यही हो सकता है एजुकेशन के बारे में, और बहुत बड़ा स्कोप है। और मैं खुद इस चीज का जिम्मेदारी, तो मेरा प्लानिंग है, मैं बाकायदा गांव को कैसे, मतलब बच्चों को जो अटेंशन है उनको बिजी किया जाए क्रिएटिव वर्क में, मेरा इस पर मतलब एक प्लान है। मैं फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। मुझे लगता है कि एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से ये संभव हो पाएगा, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई से तो ये कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक काम को किया जा सकता है और इसे हमें करना चाहिए। मैं बाकायदा इसका प्रोजेक्ट बना के रखा हूँ और इस पर काम करना। लाइब्रेरी तो बहुत जरूरी है, बगैर लाइब्रेरी तो होना चाहिए गाँव में। हमारे जैसे जो लोग हैं, हम बड़े बड़े कार्यक्रम में इन्वेस्ट करते हैं, जो समाज के लिए, जो यहाँ तमाम 25,000 50,000, अगर उससे कम पैसे में हमें कहीं जगह मिले तो हमें लाइब्रेरी खोल देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और बस मैं अपने विचारों को बस यहीं पर विराम देता हूँ। और संतोष जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, संतोष हर्ष जी। संतोष जी, आप अपनी बात रखिए अब। मेरा सभी को इस डिबेट में सभी को नमस्कार। और आज फादर डे है, तो सभी लोग एक तरह से गार्जियन भी हैं और सभी लोगों के लिए फादर डे की बधाई। सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो एजुकेशन है, जो आज की चर्चा है, तो उस चर्चा में एजुकेशन भी कई तरह की होती है। एक तो है ना, डिग्री ले लेते हैं, क्वालिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद जॉब के लिए परेशान होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जो फंडामेंटल एजुकेशन जो होती है, उस पर चर्चा करना चाहिए। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि जो अभी हम लोगों ने चर्चा की है, उसका भी एक पार्ट होना चाहिए। जैसे कि जो मौजूदा हालात है, हम लोग इतिहास की भी बात करते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की भी बात करेंगे, तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। तो वर्तमान हालातों को देखते हुए थोड़ा सा एजुकेशन परिवर्तन होना चाहिए, जो शिक्षा हो व्यावसायिक भी हो, जिससे हमारे जो समाज के लोग हैं, जो पढ़ लिख कर, जैसे बोलते हैं ना, हम लोग बात करते हैं आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पीएचडी हो, ये एकदम से नहीं हो पाती है। लेकिन जो हमारे घर का एक जो माहौल होता है, उस माहौल में एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है, संस्कृति होती है, जो हम लोग का जो इतिहास होता है, उसकी भी एक एजुकेशन होना चाहिए। कि हम लोगों ने आज हमारे क्लब जो थे, उन्होंने अंगूठा दे दिया, और इतनी सारी चीजें वो थी उनके अंदर, इतनी प्रतिभाएं थी कि आज उनकी जगह अर्जुन जो है वो धनुधर सर्वप्रथम रहे। तो कहने का मतलब है, इतिहास को देखते हुए, वर्तमान कल्चर देखते हुए, और जो आजकल जो बेरोजगारी का माहौल है, उस सबको देखते हुए हमको एक शिक्षा जो है ना, व्यवसायिक भी देनी चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जागरूकता वाली शिक्षा। जो जागरूकता वाली शिक्षा कैसी होती है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे फादर थे, मेरे जो दादाजी थे, वो जमींदार व्यक्ति थे, बांदा के। तो उनको क्या है, जमींदारी में कोई रुचि नहीं थी और पढ़े लिखे थे, तो वो क्या, आर्मी में चले गए थे। आर्मी के बाद फिर वो रेलवे में आए तो, अब रेलवे में थे तो कई जगह रहते थे। उस टाइम वो जो गार्ड, आज समय गार्ड बोलते हैं, उसमें ब्रेसमैन थे वो बोलते थे। तो झांसी शिफ्ट हो गए सभी लोग। तो क्या हुआ कि मेरे फादर 7-8 साल के रहे होंगे, तो उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी, हमारे दादाजी की। मैंने दादाजी को नहीं देखा अपने।
तो उस टाइम इतनी जिम्मेदारियां थी, मेरे फादर भी वो छोटे थे और सभी भाइयों में, 4 भाइयों में छोटे थे, 2 बहनों में। तो वो उन्होंने पढ़ाई ऐसे मौके पे की कि कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उनको ये था कि कुछ पढ़ना लिखना है और जातिवादी से भी दूर रहे, मतलब कोई कल्चर नहीं था अलग, झांसी में कोई नहीं रहता था। वो ऐसी हालत में पढ़े कि नंगे पैर स्कूल जाना, कांटा चुभ जाना, और उसके बाद हमारा सिविल लाइन में पुराना घर है आज, वहीं मतलब जो है, जो रेलवे की जो रोशनी होती थी, जो लाइट की, सोडियम लाइट, वहां पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते इंटर हुआ, शादी हो गई, उसके बाद उन्होंने जो है फिर भी पढ़ना नहीं छोड़ा है, डबल एमए किया, एलएलबी किया। कहीं जाके उनको एक जुनून था कि भाई पढ़ना है और हमको कुछ बनना है। तो एक जो जुनून होता है ना जागरूकता का, कहते हैं ना कि अगर जागरूकता हो किसी को, है ना, एक जुनून वाला जो है एजुकेशन दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई आप अपना घर परिवार बदल सकते हैं, आप जो है समाज बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं। तो उसके लिए भी एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जो फंडामेंटल जो हमारी जो पढ़ाई लिखाई होती है, तो उसमें भी एक कल्चर पढ़ाई होना चाहिए। लोगों को एक ऐसा वो सिखाना चाहिए कि भाई वो आगे पढ़ें, बढ़ें और समझें। बहुत सारे लोग हैं पढ़ने लिखने के बाद भी जो है ना, एक जो ह्यूमन जो होती है, मानवतावादी चीजें होती हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेशन के मामले में, जैसे कि अगर अभी भैया ने बोला था, जैसे कि है ना, कि अगर मान लो हमको वो करना है, एमबीबीएस करना है, मान लो हमको या बड़े लेवल पे जाना है, आईआईटी पे जाना है, तो एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि पैसा लगता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जो एजुकेशन का जो है ना मेथड चेंज हो चुका है, वो हम लोग के लेवल पे नहीं जा पा रहा है। लेकिन एक लेवल पे जरूर पहुंच सकता है, वो पहुंच सकता है कि कम से कम जो एजुकेशन का जैसे सीख लेना चाहिए। जैसे युवाओं की बात करें, जैसे आज देखा जाए तो बचपन से कुछ लगन लगी रहती है। जैसे आज माननीय विधायक जी हमारे साथ में है, संगीता जी, तो संगीता जी ने देखिए शुरुआत से एक एजुकेशन को बहुत ही है ना, इनके परिवार ने वो दिया, काफी कुछ महत्व दिया, कि आज उन्होंने एलएलबी भी किया, बीएड भी किया, साहित्यकार भी हैं, उसके बाद पीएचडी भी किया, और पीएचडी भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट से किया। कहने का तात्पर्य है, तो ऐसे प्रेरणा बना के हमारे समाज में जो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको प्रेरणा बना के, और है ना, एक एजुकेशन का एक पार्ट ऐसा बनाना चाहिए जो व्यवसायिक भी हो। जैसे कि अभी तैराकी वाली बात हो रही थी कि स्विमिंग पूल है, आज अदर लोग जो होते हैं स्विमिंग पूल में, है ना, फीस लेते हैं और सिखाते हैं, तो क्या हमारा समाज स्विमिंग पूल बना के या इस तरह से तैराकी नहीं सिखा सकता है? सिखा सकता है। ये भी एजुकेशन हो गई एक तरह की। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर उस पर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर अगली बार इस शिक्षा पे, एजुकेशन पे अगर चर्चा हो, तो उसमें कुछ बिंदुओं को लिख के उस पर चर्चा की जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि जब एजुकेशन रहेगी अच्छी, तो हम किसी भी जगह में, किसी भी विषय में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, और चाहे व्यवसायिक हो। जितने भी पार्ट होते हैं जीवन जीने के लिए, उनके लिए शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व होता है। शिक्षा का महत्व ये मतलब ये नहीं होता है कि हमने डिग्री ले ली और डिग्री लेके जो है हम पढ़ लिख गए। डिग्री लेने के बाद भी जो आम जनजीवन में जो हम लोग का आचार विचार होता है, जो हम लोग की है ना, जो शैली होती है, कार्य शैली होती है, और जो मानसिकता होती है, उसका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और मैं यही कहूंगा, अपनी बात को यही खत्म करूंगा। हाँ, आज का टॉपिक तो जो आज के समाज को, हमारे समाज को चाहिए, ये एक नंबर 1 पे टॉपिक है जी। शिक्षा का स्तर, क्वालिटी कैसे हम सुधारें और कैसे करें। इसमें अपने जो बुद्धिजीवी हैं, महेंद्र जी हैं, आप सब लोग हों, बहन जी हैं, बड़े अच्छे विचार रखे। लेकिन मैं इस चीज में एक ये चाहूंगा कि जैसे कि अभी महेंद्र साहब कह रहे थे कि 20 से 21 साल, 25 साल लग जाएंगे इस तरह से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। देखो, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, हमें शॉर्ट टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे लेनी है, ये हमने देखना है, या हम सबको देखना है। तो इसमें जो मेरा अपना सुझाव है सर, मेरा सुझाव ये है कि हमें अपने बच्चों को, बेटियों को एक प्राइमरी स्कूल से ही, जैसे कि सैनिक स्कूल है या नवोदय विद्यालय है, उसमें 6th क्लास में बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, तो उसमें भी हम प्रयास कराएं अपने बच्चों का कि अगर जो बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में जिनका एडमिशन हो जाएगा, वो एक तरह से पेरेंट्स से भी वो बेफिक्र हो जाएंगे, भी वो एक अच्छी शिक्षा लेके जो है अपना जो है जीवन यापन अच्छा कर लेंगे, किसी भी फील्ड में वो निकल जाएंगे। और उसके साथ साथ जो अपने मुनीब भाई ने बोला है और बब्बन साहब ने बोला है
कि एक परामर्श सेंटर या लाइब्रेरी सेंटर खोला जाए गांव लेवल पे, जैसे भी वो एक सबसे अच्छा एक सिस्टम रहेगा। उसको हम परामर्श सेंटर या लाइब्रेरी सेंटर कम कोचिंग सेंटर का भी नाम दिया जा सकता है। वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करा दी जाए। इसमें जो एक बच्चे जो हमारे वाकई बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो किसी भी अभाव के कारण, चाहे वो पारिवारिक है या कोई और वजह है, वो आगे नहीं पढ़ पाते, लेकिन छोटी क्लासों में हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उस वजह से वो फिर आगे क्लासों में नहीं जा पाते। तो उन पर विशेष ध्यान देकर उनको हम 10th तक, या जैसे अगर हम 8th से उनको ध्यान दें अच्छे से, 7th 8th से, तो जो 9th और 10th में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है 90% वो 11th 12th में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उनको हम उसी हिसाब से आगे निकालें, उनको गाइडलाइन दें, उनकी हेल्प करें, बुक्स प्रोवाइड कराएं। अगर हो सकता है, अगर कहीं फीस वगैरह की कहीं और कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी संस्था, कोई भी लोग, कोई भी जो है हम जैसे, आप सब जैसे लोग आगे आके उनका हेल्प कर सकते हैं। और जो बच्चे मीडियोकर हैं, जो ना तो ऊपर पे हैं ना वो नीचे हैं, वो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए जैसे स्किल्ड या सेमी स्किल्ड, टेक्निकल, पैरामेडिकल ऐसे कोर्सेज करा के उनको उधर भेज के हम उनकी इस तरीके की कोर्स, जैसे कि 6 महीने, 8 महीने, साल का, 2 साल का, ऐसे ऐसे भी कोर्स होते हैं और बड़ी अच्छी उनकी प्लेसमेंट, एक तरीके से उनकी दिनचर्या के हिसाब से बहुत अच्छा जो है उनको उधर भी निकाला जा सकता है। और अभी एक भाई कह रहे थे कि भी ITI या उस तरह के कॉलेजेस खोले जाएं, तो उस बारे में जो एक साधन संपन्न लोग हैं, हाँ वो खोले, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं उससे हटके मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे पास अवेलेबल साधन है, हम उस अवेलेबल साधन से बच्चों को ITI की तरफ भेज सकते हैं। हाँ, किसी भी स्कूल में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं या पॉलिटेक्निकल्स हैं, जहाँ पे भी जैसे भी अवेलेबिलिटी है। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट लेवल से किस तरह से हेल्प लेनी है, एक वो भी, उसको भी ध्यान में रखें। तो कोचिंग सेंटर पे बुक्स वगैरह जो भी हेल्प करें, मैं यही चाहूंगा कि जो भी वहां पे कुछ देना चाहें वो बुक्स दे दें, कोई चेयर दे दे उस सेंटर पे, कोई अगर इमरजेंसी लाइट दे दे, इस तरह का वहां पे अगर जो जिस तरीके से भी वहां पे बच्चे इकट्ठे हों, वहीं पे पढ़ें, बुक्स उनको रिलीज कर दी जाए, उनको इशू कर दी जाए, वहीं पे बच्चे पढ़ के वहां पे भी रख सकते हैं, वहां पे आके भी पढ़ सकते हैं, उनको बुक जो है जारी भी की जा सकती है। मतलब उस हिसाब से भी जो है इस तरफ हम सोच सकते हैं। और बच्चों की गाइडलाइन उसी के साथ साथ अगर इस तरह का कोई सेंटर बन जाता है, उसी में हम बच्चों को नैतिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षा, खेलों की शिक्षा, अब वहीं से उसको भी उस तरफ को हम थोड़ा ध्यान दिया जा सकते हैं हम सभी से। तो आज टाइम काफी हो गया है, मैं यही कह के अपनी बातों को जो है मैं समाप्त करना चाहूंगा कि ये एक बहुत पहल है, क्योंकि जब बात हो रही थी कि जो शहर में है वो ऑलरेडी थोड़ा जागरूक है, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो इतना जागरूक नहीं है। उनको जागरूकता के साथ साथ उनको हेल्प की, मोटिवेशन की भी जरूरत है, और वो कर जाएंगे, ये मेरा अपना भरोसा है, विश्वास है, कर जाएंगे। मैं कई जगह जाके ये सब शुरू करवाया हुआ है और रिजल्ट जो है काफी अच्छे आने की संभावना है आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर। ये तो मैं यही सब कह के जी आप सबको धन्यवाद, नमस्कार जी। बब्बन जी फिर आगे कार्यक्रम को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और तेजपाल जी ने बहुत ही बढ़िया बातें शेयर की कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करेंगे तब करेंगे, वो फ्यूचर की बात है, अभी कोई इनिशिएट नहीं किया। हमको काम अभी जो करना है या करेंगे या कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में फ्यूचर अवेलेबल है, सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है एजुकेशन का, प्राइवेट है, उससे ही करना है। और हम लोगों को सरकारी संस्थाओं को इतना अंडर एस्टिमेट और इतना नहीं करना चाहिए जितना कि लोग कहते हैं। एक जो प्राइवेट स्कूल है उसमें मैक्सिमम टीचर वो पढ़ाते हैं जो अनट्रेंड होते हैं, ग्रेजुएट भी होते हैं कि नहीं होते हैं, बीएड है कि नहीं हो तो कंफर्मिंग है। लेकिन सभी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड होते हैं। और आज के मेरिट होल्डर होते हैं सर, वो मेरिट होल्डर होते हैं। हाँ, और आज के समय में गांव के एक सरकारी स्कूल हो चाहे शहर का हो, मेहनत सभी कर रहे हैं अपने स्तर से।
हम लोगों को अपने स्तर से यही करना है कि अपने समाज में लोगों के अंदर जागरूकता फैला के और इस स्थिति के फायदा उठाना है और एजुकेशन को जो है प्राप्त करना है। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला। और आज के जो प्रोग्राम था, सेमिनार था, 4 वक्ता थे, लेकिन सेमिनार कम डिस्कशन भी हो गया, 2 प्रोग्राम हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अब तिलक निषाद जी को बुलाता हूँ कि वो आए और सबको धन्यवाद दे और समराइज करें। साथियों, चर्चा बहुत अच्छी चली, लेकिन इस चर्चा में बहुत से प्रश्न भी छूट गए। आगे कर लेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि कानपुर हम रहते हैं और लखनऊ में हरी घास का टीला है, वहां हरी घास रखी हुई है। तो 2 घोड़े कानपुर से दौड़ाए जाएंगे, एक कानपुर से दौड़ाया जाएगा, एक गोरखपुर से दौड़ाया जाएगा। एक घोड़ा जो डेली चना और हरी घास खाता है वो दौड़ेगा, और एक घोड़ा जो भूसा खाता है वो दौड़ेगा, और दोनों दौड़ेंगे। और जो चने खाता है, हरी घास खाता, उसको तो वो हरी घास का जो चारा है वो मिलेगा, लेकिन जो घोड़ा भूसा खाता है उसको वो चारा नहीं मिलेगा, या वहां से बेरुखी होकर के वो मतलब जो है मिसगाइड होकर के या अपना जो रास्ता है वो रास्ता चेंज कर देगा। तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि जो ये शिक्षा है हमारे समाज में, जब लोग पढ़ जाते हैं, ग्रेजुएट लोगों की आज के समय में कोई कमी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन उसके बाद जो उनका हश्र होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। क्योंकि वो अपने को, हमारे देहात में कहावत है कि पढ़े लिखे तो घर से गए और कम पढ़े तब भी घर से गए, यानी दोनों ही वो हैं, कम पढ़े तब भी घर से गए और ज्यादा पढ़ लिए तब भी घर से गए। तो जो घोड़ा दौड़ेगा उससे जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो हताश हो जाता है। तो हमारे लोगों में एक मानसिकता बनी हुई है कि केवल नृप होई हमई का हानि। तो इस मानसिकता को कैसे तोड़ा जाएगा? और जिसको लिए हरी घास सदाबहार रहती है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे गोरखपुर से खा के चले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लखनऊ में उसे 1-2 दिन नहीं मिलेगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथियों, मैं इस सवाल को बीच में ही पूछना चाहता था, लेकिन चलिए खैर नहीं पूछ पाया, कि नहीं कारणवश मेरा जो है वीडियो नहीं चला। और जो महेंद्र भाई ने अपनी बात कही, बहुत अच्छी कही, मैं उस बात का भी समर्थन करता हूं, क्योंकि हमारा समाज या हम, राजनीति हमसे है, हम राजनीति से नहीं है। तो यदि राजनीति हमसे है तो राजनीति की चर्चा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी सर, है ना? तो मैं कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा भी राजनीति के बगैर अधूरी है। आप देख रहे हैं कि जब पढ़ लिख के अच्छे वक्ता, अच्छे लोग जो है जेएनयू से निकलते हैं, तो वो जेएनयू का क्या हश्र किया जाता है वो भी आप सभी देख रहे हैं। तो शिक्षा भी राजनीति से अधूरी नहीं है, तो हम लोग राजनीति से अधूरे कैसे रह सकते हैं? हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो हम सब लोग जानते हैं मुंह नहीं खोलते हैं, इसीलिए हमने यूनाइट फाउंडेशन बनाया है कि जुल्म के साए में मौन खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छे। इस पर चर्चा तो विस्तार से होनी चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि समयाभाव है, फिर आगे कभी इस पे और बोलेंगे। मैं आज इतना ही बोल के आप सभी आगंतुकों का ससम्मान करते हुए, आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया, प्रतिभाग किया, आप सब लोग बहुत ही इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका शुक्रिया करते हैं कि कुछ न कुछ निष्कर्ष निकले, लोगों को हमारी चर्चा अच्छी लगे, हम लोग चर्चा में क्या बोलते हैं वो भी लगे, हम क्या करने जा रहे हैं वो भी उनको समझ में आना चाहिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं बहन माननीय विधायक संगीता बलवंत जी का, महेंद्र निषाद एमएन जी का, मुनीब जी का, बब्बन जी का, भाई तेजपाल सिंह, ये पंजाब से हैं लेकिन बागपत के रहने वाले हैं, इनका स्वागत करता हूं। संतोष हर्ष जी का भी स्वागत करता हूं। और विशेष तौर पर मैं इसके आयोजक या होस्ट
भाई रमाकांत मल्लाय जी का विशेष तौर पे अभिनंदन स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस पर चर्चा को किया। और निश्चित तौर पे ऐसी परिचर्चाएं हमारे समाज के लिए एक संदेश बनेगी, एक लकीर बनेगी, जो निश्चित तौर पर समाज में एक नई विचारधारा को क्रिएट करेंगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूं।